अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में कुछ जानते हैं। इमरान खान ने अगले 7 दिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करार दे दिया। लाहौर जमान पार्क में होने वाले एक इजलास में इमरान खान साहब ने अपने अगले हफ्ते की जो अहम तरीन तरजीहात है उसके मुताबिक जो अपनी पार्टी की आदत है उसको एतमाद में लिया, और उनका ये मानना था कि जनाब अगले 7 दिन के अंदर हम इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे कि हमने मौजूदा हुकूमत को घर भेजने के लिए जो ऐलान किया था कल रावलपिंडी में, उस ऐलान को अमली जामा कैसे पहनाना है। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि अगले 7 रोज़ के अंदर वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, और अगले 7 दिन के अंदर ही वो दोनों सूबों की बल्कि चारों सूबों की जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनके अरकान से भी मुलाकातें करेंगे, और इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जनाब ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलीज़ हैं और जो केपी वो जो है सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलीज़, इससे बाहर कैसे निकलना है, इस्तीफ़े कब देने हैं, इनका टाइम फ्रेम क्या होगा, और उसके बाद यानी इस्तीफ़े देने के बाद असम्बलियों की तहलील का जो उनका मंसूबा है उसको अमली जमा पहनाने के बाद हुकूमत को इलेक्शंस पर मजबूर करने के लिए कौन से हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। इमरान खान साहब का ये कहना है कि जनाब अगले 7 दिन के अंदर इन चीज़ों के बारे में ना सिर्फ फैसला कर लिया जाएगा बल्कि हुकूमत को घर भेजने के लिए ठोस मनसूबाबंदी भी कर ली जाएगी। अब उनका तो ये कहना है कि जनाब हम ठोस मनसूबाबंदी कर लेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो हुकूमत है वो क्या इस सारे अरसे के अंदर खामोश बैठी रहेगी, तमाशा देखती रहेगी कि जनाब इमरान खान साहब ये फैसला करने जा रहे हैं जिसका ऐलान उन्होंने किया। अलबत्ता मुझे याद आया कि इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी इमरान खान साहब की तरफ से जो किया गया ऐलान है उसकी अभी स्याही खुश्क नहीं हुई, अभी 24 घंटे नहीं गुजरे कि पहला यू टर्न सामने आ गया। यानी ये जो असम्बलियों से बाहर मौजूदा निज़ाम, करप्ट निज़ाम से बाहर निकलने का जो ऐलान था, इसके ऊपर पहला यू टर्न सामने आ गया। और आज के इजलास में इमरान खान साहब ने अपनी पार्लिमानी क़यादत को इस बारे में आगाह किया है कि जनाब ना ही सेनेट से बाहर आ रहे हैं और ना ही हम आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियों को तहलील करेंगे। ठीक है जी, कल उन्होंने कहा था कि इस गले सड़े निज़ाम का, इस करप्ट निज़ाम का हम हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन आज ही उन्होंने इस पर यू टर्न ले लिया और उनका इरशाद है कि जनाब ना हम सेनेट से बाहर निकलेंगे और ना ही गिलगित और आज़ाद कश्मीर की असम्बलियों से बाहर निकलेंगे। ये लिहाजा ये अब उनका जो अगला जो चीज़ें हैं यानी पंजाब और KPK की हुकूमतों से बाहर निकलने का, मेरा ये ख्याल है कि ये 7 दिन के बाद अगले 7 दिन, जिस तरह 25 मई को उन्होंने नहीं किया था जल्द से वो लॉन्ग मार्च ख़त्म करते हुए कि जनाब मैं 6 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर असम्बलियाँ तहलील कर दें और इलेक्शन की डेट दे दें, वरना मैं 6 दिन के बाद दोबारा आऊँगा। और मई ख़त्म हो गई, जून ख़त्म हो गया, जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और आखिरकार इमरान खान साहब नवंबर में पहुँचे रावलपिंडी, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद की सरहद को टच नहीं कर सके और वहाँ से वापसी का उन्होंने ऐलान कर दिया, ये कहते हुए कि इस सिस्टम को मैं गिरा के रहूँगा। अब इस सिचुएशन के अंदर जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि जो मौजूदा हुकूमत है वो खामोश तमाशाई बन के नहीं बैठेगी। यकीनी तौर पर उन्होंने भी अपने पास कुछ कार्ड्स रखे होंगे, उनके पास भी कुछ ऑप्शंस होंगी, उनके पास भी कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए वो इमरान खान साहब के इस मंसूबे के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट पैदा कर सके। और इसी मंसूबे के तहत आज सुबह एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में इमरान खान साहब के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए 2 अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात से इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया है कि जनाब इतना सब कुछ इतना आसान नहीं है, यानी जो काम आप समझ रहे हैं ये चीज़ें इस तरीके से नहीं चलेंगी। आपको अगर इलेक्शंस चाहिए तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा बनिस्बत इसके कि आप सिस्टम पर अटैक करें और सिस्टम को गिराने की कोशिश करें। इस्लामाबाद में होने वाली ये जो मुलाकात है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुलाकात 2 ऐसी शख्सियात के दरमियान हुई है जिनके बारे में बिला शक व शुबा ये बात कही जा सकती है कि जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो शख्सियत मिली है यानी इसहाक डार साहब, वो मुस्लिम लीग नून का ब्रेन है, या ये कहा जा सकता है कि वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के ऊपर ही चलते हैं, उससे डिविएट नहीं करते, दाएं बाएं नहीं होते, यानी इसहाक डार साहब। और इसहाक डार साहब की जिनसे मुलाकात हुई है वो तो जनाब उनका तो क्या कहना, वो तो सियासत के बादशाह हैं और नामुमकिनात को, जिसे कहते हैं ना सियासत मुमकिनात का खेल है, और सियासतदान वो होता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। और मौजूदा दौर के अंदर अगर ऐसी किसी शख्सियत के अंदर कोई सियासी जो ये वाली रमक नज़र आती है या ये वाली टेंडेंसी नज़र आती है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब के अलावा और कोई नहीं हो सकता, जो
चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर में बैठते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बड़े भाई को इस बात पर आमादा कर लें कि जनाब वो अपनी पार्टी अरकान को ख़त लिखेंगे आपने चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना, इसका मतलब यह है कि उस शख्सियत के अंदर कुछ ना कुछ दम ज़रूर मौजूद है। और ये जो दोनों की मुलाकात हुई है, यानी इसहाक डार साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, इस मुलाकात में ये बात तय पाई है कि जनाब अब से ऑनवर्ड ये जो पॉलिटिकल फ्रंट है, यानी इमरान खान साहब का ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है, चाहे वो सिंध में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है और ख़ास तौर पर पंजाब में, इस सारे के सारे एजेंडे को नाकाम बनाने की पायन तुसी जिम्मेदारी चुको। ये बर्डन आपने उठाना है और इमरान खान साहब को नाकाम बनाने की तमाम तर जिम्मेदारी आपकी है। और ख़ास तौर पर यह बात उनको कही गई है आसिफ अली जरदारी साहब को कि जनाब ये सियासी मौजा पंजाब के अंदर ये आपने पहले भी करके दिखाया था, और अगर आप इस मरतबा भी पंजाब में इस तरह की कोई डेवलपमेंट कर दें तो फिर इमरान खान साहब को बैकफुट पे जाने पर मजबूर होना पड़ेगा और उसके नतीजे में ये जो सिस्टम है ये महफूज रह जाएगा। क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि अगर हम किसी न किसी तरीके से खिंच तरू करके धक्का लगा के इस सिस्टम को अप्रैल तक ले भी जाएं, अप्रैल के एंड तक ले जाएं, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब अगर असम्बलियों से इस्तीफ़े भी दे दें, अगर असम्बलियाँ तोड़ भी दें, तब भी इमरान खान साहब को अर्ली इलेक्शन नहीं मिलेंगे। लिहाजा अगले 4 महीने इमरान खान साहब की भरपूर ख्वाहिश ये होगी कि किसी न किसी तरीके से इस सिस्टम को डीरेल कर दिया जाए। और मुस्लिम लीग नून लेड गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये होगी कि वो उन्होंने जो पॉलिटिकली नुकसान उठाया है वो उसके डिविडेंड्स कुछ हासिल कर सके और एक अच्छा और एक पायदार और मुस्तहकम हुकूमत का, एक ऐसी हुकूमत का जो लोगों को रिलीफ दे सके, उसका तासुर लेकर वो मैदान में उतरे ताकि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है ये मिल सके। अब इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब की सियासत और आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत को तो खैर मुकाबले नहीं किया जा सकता, लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स रही है फरवरी से लेकर नवंबर तक, क्या उसको हम एक कामयाब पॉलिटिक्स कह सकते हैं? और इस पॉलिटिक्स के अरसे के दौरान इमरान खान साहब ने तकरीबन 100 से ज़ायद जलसे किए हैं और 2 लॉन्ग मार्चेस किए हैं। क्या ये जलसे और लॉन्ग मार्चेस इमरान खान साहब का पर्पज़ सर्व कर सके हैं? और ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा भी रिसेंटली 28 अक्टूबर से जो उन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया था, क्या ये इमरान खान साहब के लिए फ़ायदेमंद हो सका है? यानी इस बात का जायज़ा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके नतीजे में ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकेंगे कि इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है या आज अपनी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ जो गुफ्तगू की है, क्या इमरान खान साहब वाकई ही इन ऐलानात पर अमल दरामद करने में संजीदा हो सकते हैं या नहीं। अगर हम गौर करें, अगर हम सिर्फ इसी लॉन्ग मार्च को देखें तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब ने इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए जो ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना था वो ऑब्जेक्टिव्स वो हासिल कर सके या नहीं कर सके। क्योंकि इस लॉन्ग मार्च की जिस वक्त टाइमिंग थी तो उनके बारे में ये राय थी कि इमरान खान साहब 4 या 5 नवंबर को पहुंच जाएंगे, और इसका पहले ऐलान भी यही किया गया कि इमरान खान साहब 4 या 5 नवंबर को पहुंच जाएंगे रावलपिंडी, 6 नवंबर को पहुंचेंगे इस्लामाबाद और फिर वहाँ पर वो धरना देंगे और उसके लिए दरखास्तें कभी इस ऑफिस में दरखास्त, कभी इस ऑफिस में दरखास्तें उन्होंने दी। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल रही है ख़ास तौर पर फरवरी से लेकर अब तक, इसका बुनियादी मकसद मौजूदा हुकूमत पर तो दबाव डालना शायद इतना नहीं था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डालने की उन्होंने इस सारे अरसे के दौरान बेतहाशा कोशिश की। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब इमरान खान साहब लेके आ रहे थे लॉन्ग मार्च, और उन्हीं दिनों के अंदर यहाँ पर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस का आगाज़ हो रहा था, तो ये समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब इस प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये लॉन्ग मार्च इसी प्रोसेस को इसके ऊपर कोई एतराज़ात उठाने या इसको मुतनाज़ा बनाने की एक कड़ी है। और इमरान खान साहब ने इस सारे प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए, बल्कि जिस वक्त ये प्रोसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुँच रहा था तो ठीक उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब ने ARY को इंटरव्यू देते हुए इस बात का भी इजहार किया था कि वो और सदर अलवी दोनों मिलकर इस इशू के साथ आईनी हदूद के अंदर रहते हुए खेलेंगे। यानी इसका मकसद ये है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसका बुनियादी मकसद इंतखाबात का हसूल नहीं था, बल्कि उनका मकसद इस तकर्री पर असरअंदाज होना था, जो वो नहीं हो सके। अपनी तमाम तर ख्वाहिश और अपना तमाम तर जो पॉलिटिकल प्रेशर है
اس کو استعمال کرنے کے باوجود. لہٰذا میری نظر میں یہ عمران خان صاحب کے اس والے 28 اکتوبر سے شروع ہونے والے لانگ مارچ کی یہ ایک پہلی ناکامی تھی. دوسرا، عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ وہ اس لانگ مارچ کو، چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فائنل کال ہے، یہ حتمی مرحلہ ہے، اور اس مرحلے کے نتیجے میں وہ انتخابات کی تاریخ جب تک نہیں لیں گے وہ اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے. لیکن کل جب عمران خان صاحب پہنچتے ہیں پنڈی تو وہاں پر انہوں نے نہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا، نہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کا کوئی فیصلہ کیا. البتہ انہوں نے اپنی 2 حکومتوں کو گھر بھیجنے کا اعلان کیا، اور جس سے یہ تاثر ملا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ لینے آئے تھے لیکن استعفے دے کر جا رہے ہیں، اور یہ تاثر یقینی طور پر عمران خان صاحب کے پولیٹیکل امیج کے لیے بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نقصان دہ ہو سکتا ہے. لہٰذا میری نظر میں الیکشنز کی ڈیٹ حکومت سے لینے کی بجائے تمام تر کارڈز عمران خان صاحب نے حکومت کے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل سٹریٹجی اور اس لانگ مارچ کی دوسری ناکامی ہے. تیسری ناکامی، عمران خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ اس لانگ مارچ کی فائنل کال جب وہ دیں گے اور اسلام آباد یا راولپنڈی وہ پہنچیں گے تو اس وقت تک 10 لاکھ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. اور ان کا یہ کہنا تھا، بلکہ ان کی بہت ساری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جس میں فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہے اور دیگر، یہ اس بارے میں اظہار خیال کرتے رہتے کہ راولپنڈی میں انسانوں کا سمندر ہوگا، 10 سے 15 لاکھ لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. اب خود پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے، راولپنڈی کی قیادت ہو یا لاہور کی قیادت ہو یا اسلام آباد کی قیادت ہو، وہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں خود کہ 10 لاکھ لوگوں کا وہاں پر دعویٰ کیا گیا تھا. لیکن پی ٹی آئی کے بقول یہ تعداد تھی 40,000 کے قریب، جبکہ حکومت کا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ دعویٰ ہے کہ 15 سے 20,000 لوگ موجود تھے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو جو لے کے آنے کا دعویٰ تھا، عمران خان صاحب اتنی بڑی تعداد میں یا عمران خان صاحب کی جماعت اتنی بڑی تعداد میں یعنی 10 لاکھ لوگوں کو نہیں لا سکی راولپنڈی میں. تو یہ ان کی اسٹریٹجی کی تیسری بڑی ناکامی ہے. چوتھا، میرے نزدیک ان کی جو ناکامی ہے وہ اس جو ان کی پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس پولیٹیکل موومنٹ کے نتیجے میں یا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا جو اور اسٹیبلشمنٹ کا جو رومانس تھا، میرے نظر میں وہ ختم ہو گیا. اور اس رومانس کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان بھی سامنے آ گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو مشترکہ طور پر پریس کانفرنس نہ کرنی پڑتی اور عمران خان صاحب کو جھوٹا نہ قرار دینا پڑتا. لیکن ان کی طرف سے یہ اعلان آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک واضح پیغام تھا کہ عمران خان صاحب اب آپ کے اور ہمارے راستے بالکل جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ان راستوں کو الگ کرنے کے لیے اپنے جن ساتھیوں کا استعمال کیا، جس میں شہباز گل صاحب شامل ہیں اور جس میں اعظم سواتی صاحب شامل ہیں، ان دونوں نے بھی اپنے عمل سے اور عمران خان صاحب کی خوشنودی کے لیے جس طریقے سے بے بنیاد الزام تراشی کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو اعظم سواتی صاحب کے کچھ ٹویٹس کے بارے میں بتایا تھا، اور ان ٹویٹس پر آج کچھ ایکشن بھی ہوا ہے اور اعظم سواتی صاحب کو آج صبح گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی رہائش گاہ سے، اور اس کے بعد ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے. اور اس موقع پر بھی جو اعظم سواتی صاحب ہیں انہوں نے خصوصی طور پر کیمرہ مین کو بلوا کر اپنا جو ویڈیو بیان ہے وہ ریکارڈ کرایا، اور اس ویڈیو بیان میں بھی اعظم سواتی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کا نام لے کر تنقید کی، اور بالکل ویسے ہی جملے ادا کیے جس طریقے سے انہوں نے ٹویٹ کے اندر اپنے جملے ادا کیے تھے، جس کو بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. اور اسی طرح کی زبان کل انہوں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں بولی جب وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب وہ آوازیں سن کر مسکرا بھی رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اپنے کارڈز کو کھیلا، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے اپنے اس رومانس کو اپنے ہاتھوں سے ہی دفن کر دیا، اور میرے نزدیک یہ ان کی چوتھی ناکامی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جسے میں کہہ سکتا ہوں
खेल जो इमरान खान साहब ने खेला वो जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब की शहादत, और उस शहादत को जिस तरीके से इमरान खान साहब ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की, अपने इस लॉन्ग मार्च के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो भी यकीनी तौर पर काबिल मुज़म्मत ही है। और अब नौबत ये आ गई कि अरशद शरीफ साहब का जो लैपटॉप है, जो उनकी मैकबुक है, वो बरामद किससे हो रही है? पीटीआई की एक शख्सियत से जो वफाकी वज़ीर भी रह चुकी है और इमरान खान साहब की बहुत करीबी शख्सियत है, मुराद सईद साहब के पास से। और जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने मुराद सईद साहब से जब रब्ता किया और उनसे पूछा कि जनाब अरशद शरीफ साहब की मैकबुक किसके पास है, तो मुराद सईद साहब ने इसकी तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये उनका लैपटॉप मेरे पास है। हालांकि इस शहादत के बाद ये जो इम्पॉर्टेंट एविडेंस था ये ख़ुद मुराद सईद साहब को इन्वेस्टिगेटर्स के हवाले करना चाहिए था, लेकिन अब भी मुराद सईद साहब ने ये जो लैपटॉप है या ये जो एविडेंस है इसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के हवाले करने से माजरत कर दी। उन्होंने कहा जनाब जब तक हमारी मर्ज़ी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होगी हम ये चीज़ आपके हवाले नहीं कर सकते। इसका मतलब और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इमरान खान साहब का यू टर्न है जो उन्होंने लिया। कल उन्होंने खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया था कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम इस करप्ट सिस्टम के अंदर हिस्सा नहीं रहेंगे। इलेक्शन चाहे अब आप अक्टूबर में कराएं या जब मर्जी कराएं, हम इस सिस्टम का हिस्सा रहकर इस गुनाह बिलज़्ज़त के शरीक नहीं हो सकते। लिहाजा हम जहाँ जहाँ पर हमारी रिप्रेजेंटेशन है हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को वहाँ से विड्रॉ करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो पंजाब असम्बली से इस्तीफे देंगे या पंजाब असम्बली को तोड़ेंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे देंगे या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़ेंगे, वो सिंध असम्बली से इस्तीफे देंगे, वो बलूचिस्तान असम्बली से इस्तीफे देंगे, वो आज़ाद कश्मीर असम्बली से इस्तीफे देंगे, वो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से इस्तीफे देंगे और इसके साथ साथ वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी इस्तीफे देंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब की तरफ से वो यू टर्न सामने आ गया जिसने इस बात की तरफ इशारा किया कि इमरान खान साहब ने जो कल ऐलान किया था, जिसकी अभी तक स्याही नहीं सूखी, जिसको अभी तक 24 घंटे नहीं गुजरे, इमरान खान साहब खुद अपने ऐलान पर कायम नहीं रह सके और उनका इस ऐलान से यू टर्न लेना, यानी हम सेनेट से, हम आज़ाद कश्मीर असम्बली से और हम गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से इस्तीफे नहीं देंगे, ये इस बात का ऐलान है कि इमरान खान साहब की पंजाब और केपी के हुकूमतों से बाहर निकलने के ऐलान को भी संजीदा ना लिया जाए। और मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान करके अपने इस पॉलिटिकल मूवमेंट की, जिसको वो लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च का नाम देते हैं, उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। अब अगरचे इजलास भी कर लिया और इमरान खान साहब ने 7 दिन का टाइम भी दे दिया और यही 7 दिन हैं अब हुकूमत के पास ये देखने के लिए कि वो इमरान खान साहब को कौन सा सरप्राइज एलिमेंट दे सकते हैं और परवेज़ इलाही साहब को किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अपने साथ इंगेजमेंट पर मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मुलाकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था इसहाक डार साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की, इस मुलाकात में इसहाक डार साहब की तरफ से परवेज़ इलाही को रिटेन वज़ीर आला रखने, यानी वज़ीर आला रिटेन करने का ऑप्शन भी आसिफ अली जरदारी साहब को दिया गया है और आसिफ अली जरदारी साहब से कहा गया है कि इस बात का हतमी फैसला आपने करना है। अब ये गेम अगले 7 दिन तक महदूद हो चुकी है और देखना यह है कि इमरान खान साहब इस गेम से बाहर निकलेंगे या इस गेम को आगे प्रोलॉन्ग करने के लिए कोई नया ऐलान करके अवाम को कोई नई टोपी पहनाएंगे। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।